रासायन विज्ञान के पहला चैप्टर में आप लोगों का स्वागत है। आज पहला चैप्टर का चौथा लेक्चर है। इससे पहले हम आप लोग 3 लेक्चर को अटेंड कर चुके हैं, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक हम आप लोगों ने डिस्कस किया उस टॉपिक का नाम था सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। पिछले लेक्चर में हम आप लोगों ने देखा कि भाई सार्थक अंक किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, सार्थक अंकों का गणना कैसे किया जाता है और सार्थक अंकों का कैलकुलेशन कैसे होता है, सार्थक अंकों का जोड़ घटाव गुणा भाग, इन सब चीज़ों को हमने सीखा। फिर वैज्ञानिक संकेतन भी देखा। तो उन्हीं सब बिंदु पर एक बार हम आप लोग डिस्कस करते हुए आज के टॉपिक में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो टॉपिक था उसका नाम क्या था? सार्थक अंक। ये सार्थक अंक किस पर निर्भर करता था? दशांश पद्धति पर निर्भर करता था। दशांश पद्धति में 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 अंक आते हैं। इस 0 से 9 तक को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था हम आप लोगों ने पिछले क्लास में। एक क्या था? एक था गैर शून्य। गैर शून्य का मतलब था 1 से लेकर 9 तक के अंक को गैर शून्य अंक कहते हैं और ये सभी सार्थक होता है। ये कैसा होता है? सार्थक होता है। इन बातों को हम आप लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया, समझा, देखा। अब बात करते हैं शून्य के बारे में। शून्य के बारे में बस इतना कहा जा सकता है कि शून्य सार्थक हो भी सकता है और सार्थक नहीं भी हो सकता है। ये निर्भर करता था शून्य के 3 प्रकार के ऊपर। यानी 0 जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला 0 था नंबर 1 लीडिंग, दूसरा था ट्रैप्ड और तीसरा था ट्रेलिंग। तो भाई इन तीनों 0 के जरिए हम आप लोग काम कर पाते थे। लीडिंग 0 में हम आप लोगों ने पढ़ा था कि ये कभी भी सार्थक नहीं होगा, जबकि ट्रैप्ड 0 की बात करें तो ये हमेशा सार्थक होगा और ट्रेलिंग 0 की बात करें तो ये सार्थक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कैसे? तो इस बात के लिए आप पिछला लेक्चर जाकर देख लीजिए। पिछला लेक्चर में ये सब चीज़ें कराया गया है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी अटेंड करवाए गए हैं। आज का टॉपिक है हम आप लोगों का टुडे टारगेट में हम आज के क्लास में सीखने वाले हैं अनुभार की। अनुभार कैसे कैलकुलेट करेंगे और साथ ही साथ प्रतिशत की प्रतिशत कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए आज के लेक्चर को अटेंड किया जाए, आज के टॉपिक को क्लियर किया जाए। तो बिना कुछ देर किए हुए सबसे पहले हम आप लोग डिस्कस करेंगे इसमें अनुभार को कि अनुभार क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, किसी एक पदार्थ ले लीजिए, कोई भी पदार्थ, और उस पदार्थ के एक अणु का भार जो होगा वह उसका अनुभार कहलाएगा ना। उस पदार्थ के 1 मोल के भार को उसका अनुभार कहते हैं। तो देखिए किसी पदार्थ के इकाई मोल के द्रव्यमान को आणविक द्रव्यमान या अनुभार कहते हैं। अब अनुभार के लिए बहुत सारा सिंबल होता है। इसे संक्षेप में A या M या WT लिखा जाता। आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसे संक्षेप में इन सब चीज़ों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं जो यहाँ पर अनुभार को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ वह क्या होगा? तो दोस्तों वह होगा WT। हम लोग WT लिखेंगे, ठीक है। सामान्य तौर पर अनुभार का मात्रक AMU होता है। लिखने के लिए इसके यूनिट को हम क्या लिख देंगे? AMU लिख देंगे। AMU का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, इसे हिंदी में लिख सकते हैं परमाणु
द्रव्यमान इकाई। वर्तमान दौर में चीजें सांकेतिक होते चला है तो केवल U भी लिखा जा सकता है, इस बात का पूरा ख्याल रखिए। अब महत्वपूर्ण बातें क्या है कि अणुभार आपको तब आएगा जब आप किसी अणु में उपस्थित तत्व का परमाणु भार याद कर पाएंगे। तो आपको पता है कि आपके आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल कितने तत्व हैं? 118 तत्व। तो क्या इन 118 तत्व के परमाणु भार को याद किया जा सकता है? अरे दोस्तों, क्या जरूरी है? बिल्कुल नहीं। तो हम ना मूल रूप से याद रखेंगे 1 से लेकर 20 तक, रेयरली 30 तक। तो 1 से 20 तक का यदि परमाणु भार आपको याद है तो बहुत अच्छा, आप हर एक चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं याद है तो और अच्छा, टेंशन नहीं लीजिए, ना याद रहेगा, ना क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ना एग्ज़ाम में बनाएंगे तो आराम से एग्ज़ाम में मज़े लेंगे। तो आप चाहते हैं सीखना तो पहले आपको 1 से 20 तक के सभी तत्वों का संकेत, परमाणु संख्या, परमाणु भार, ये सब चीज़ें याद होना चाहिए। केमिस्ट्री सीखने का पहला नियम ही यही है ना, और किसी भी चीज़ों के लर्निंग का पहला नियम यही है कि आप कुछ चीज़ें याद रखिए। 10% चीज़ें याद रखिए, 90% चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो 10% याद नहीं है तो 90% कैलकुलेशन लाइफ में कभी भी पॉसिबल नहीं है, इस बात का पूरा ख्याल रखिए। तो निश्चित रूप से आप यहाँ तक की चीज़ों को समझ चुके होंगे। अब थोड़ा और हम आप लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 1 से 20 तक में कौन कौन से एलिमेंट हैं और उसका मॉलिक्यूलर वेट हम आप लोग कैसे याद कर सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर एक टेबल आपको दे रखा है। दोस्तों देखो, इस टेबल के जरिए, ये टेबल 1 to 20 का है। 1 to 20 में ये बातें कंप्लीट रूप से दिया गया है। तो एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं बस ऐसे ही। जैसे देखिए, सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक गैस है, सिंबल H है, परमाणु संख्या 1 है, परमाणु भार 1 है, संयोजकता 1 है। बिल्कुल ऐसे ही हीलियम He, परमाणु संख्या 2, परमाणु भार 4, संयोजकता 0। ऐसे करके आपके पास ये टेबल कंप्लीटली 20 तक है। तो यदि आप 20 तक इन टेबल को याद कर लेते हैं तो आसानी से कैलकुलेशन पॉसिबल है। हीलियम के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन ना, पोटेशियम और कैल्शियम। तो ये 20 तत्व हो गए। इन 20 तत्वों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगर ये 20 तत्व याद हो गए तो फिर कैलकुलेशन बिल्कुल सरल होगा। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए हम आप लोग इस पर क्वेश्चन करना चालू कर देते हैं कि भाई इस पर किस तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं और कैसे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन इस पर बनाए जा सकते हैं, मतलब मूल रूप से अनुभार कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो बिना कुछ देर किए हुए हम शुरुआत करते हैं एक सरल से क्वेश्चन से। लीजिए, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिख दिया। क्या लिख दिया? CH4। CH4 का मतलब क्या होता है? मीथेन। CH4 क्या है? मीथेन है। इस मीथेन को पंख गैस, गोबर गैस ना, बायोगैस, इन सब चीज़ों के नाम से भी जाना जाता है। आपको जो मर्जी हो आप उसे कह सकते हैं। तो इसका अनुभार हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम WT लिखेंगे। देखिए, कार्बन C 1 है तो C गुना 1 प्लस, जब कभी भी दूसरे तत्व में जाएंगे तो उससे पहले प्लस निश्चित रूप से डालेंगे। दूसरा तत्व हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की संख्या 4 है तो गुना 4 कर देंगे। अगर कोई तीसरा तत्व रहता तो प्लस करके तीसरा तत्व लिखते, चौथा तत्व रहता तो प्लस करके चौथा तत्व लिखते, आगे करके हम ऐसे ही बढ़ते रहते। तो कार्बन का जो परमाणु भार है वह कितना है? 12 गुना 1। एक कार्बन है। हाइड्रोजन का परमाणु भार, भाई देख लो, ये कार्बन है, कार्बन का परमाणु भार कितना था? 12, इसलिए हमने 12 रख दिया। हाइड्रोजन का परमाणु भार, ये हाइड्रोजन है, इसका परमाणु भार कितना है? 1 है, तो हम 1 गुना 4 कर देंगे, चूंकि 4 गो हाइड्रोजन इस बार अवेलेबल है। तो 12 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना? 16 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। जब इसी को मोल के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया जाएगा तब इसी को बोला जाएगा 16 ग्राम प्रति मोल, यानी एक्चुअल मास जिसे हम माप तौल सकते हैं वो 16 ग्राम प्रति मोल है। यानी 1 मोल कोई मेथेन लेता है तो उस 1 मोल मेथेन का भार कितना ग्राम होगा? 16 ग्राम होगा।
चलिए दूसरा एग्जाम्पल की ओर चलते हैं और दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। आप इसे निश्चित रूप से नोट कर लीजिए। जैसे मानिए कि हमने और 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं बैक चल के हम आप लोग, और आसानी से इसे सीखने समझने का पूर्ण प्रयास करेंगे सर। तो देखिए कुछ एक कंपाउंड्स लेकर देखते हैं इस पर कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी है अनुभार के एग्जाम्पल को। तो हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं H2SO4। ये क्या है सर? तो ये है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड है? ये है सल्फ्यूरिक एसिड। बैटरी में जिस एसिड का प्रयोग किया जाता है उसे सल्फ्यूरिक एसिड नाम देते हैं, यानी सल्फ्यूरिक एसिड ही बैटरी में उपयोग किया जाता है। तो इसका अनुभार अगर आप कैलकुलेट करोगे तो H गुना 2 ना, हाइड्रोजन 2 गो है, प्लस S गुना 1 प्लस O गुना 4। तो दोस्तों हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 गुना 2, सल्फर का परमाणु भार 32 गुना 1, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 4 को ऑक्सीजन है तो गुना 4। तो ये हो गया 2 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल टू 98 ग्राम प्रति मोल कह लीजिए, या 98 AMU कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक तीसरा एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं NH2CO NH2। ये क्या है? ये है यूरिया। अब मैं यहाँ आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है कि बार बार H गुना 2 S गुना 1 प्लस O गुना 4 लिखें। आप एक ही बार काउंट करके उसका नंबर्स भी रख सकते हैं, परमाणु भार रख सकते हैं और परमाणु भार से चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आप बेसिक टर्म्स में थे, बिल्कुल शून्य से हम सीख रहे थे, इसलिए हम ऐसा कर रहे थे। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ एक नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन है, टोटल 2 नाइट्रोजन हो गया। 2 नाइट्रोजन यानी एक नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, 2 नाइट्रोजन का 14 दूना 28, बिल्कुल ऐसा हम कर लेंगे। यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन है, यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन है, टोटल हाइड्रोजन 4 हो गया। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, तो 4 हाइड्रोजन का परमाणु भार 4। यहाँ देखिए कार्बन है, कार्बन 1 है, कार्बन का परमाणु भार 12, तो ये हो गया 12। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो ये हो गया 16। इस टोटल को आप ऐड कर दीजिए, जोड़ लीजिए, 32 12 44 16, 60 ग्राम प्रति मोल या 60 AMU। तो आप इजी वे में ऐसे करके अनुभार को कैलकुलेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। चलिए एक तीसरा, ये चौथा एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। चौथा एग्जाम्पल हम लिखते हैं CH3COOH। इसका नाम आप सबने निश्चित रूप से सुना होगा। इसका नाम है एसिटिक एसिड, और इस एसिटिक एसिड का यदि हम अनुभार कैलकुलेट करें तो 12 12 कितना 24, हाइड्रोजन 3 और 1 4, ऑक्सीजन 16 दूना 32 इज इक्वल टू कितना 60 ग्राम प्रति मोल। आप ऐसे करके इसका निश्चित रूप से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, अनुभार। तो आप अनुभार कैलकुलेट करने के लिए कमोबेश सीख चुके होंगे। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये चीज़ें क्लियर होते चला जाएगा। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे और एक टॉपिक आएगा आगे चल के, क्रिस्टल वाटर, रवा जल, जिसे बहुत बार आप क्वेश्चन में लिखा हुआ देखते हैं, जिसे मैं आपको एक दिखाता हूँ, Al2O3 × 2H2O। यहाँ पर जो 2H2O है ये है रवा जल। ये क्या है? रवा जल। तो रवा जल या क्रिस्टल वाटर किसे कहते हैं, सबसे पहले हम आप लोग इसी पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं ना। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं किस टॉपिक से, रवा जल से। तो अनुभार के जस्ट बाद हम लिख लेते हैं रवा जल। रवा जल या क्रिस्टल जल, क्रिस्टल वाटर। किसी पदार्थ में उपस्थित जल ठोस अवस्था में हो, क्रिस्टल के रूप में हो, तो उसे क्रिस्टल जल या रवा जल कहते हैं। यानी इसका अगर डेफिनेशन हम तैयार करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, किसी यौगिक में उपस्थित जलीय अणु को
रवा जल या क्रिस्टल जल कहते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं। बॉक्साइट, बॉक्साइट का नाम आप सबने सुना होगा। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, Al2O3 इंटू 2H2O। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा फिटकरी का। एक्चुअल में होता फिटकरी है, इसको बहुत बार पोटास एलम के नाम से भी जाना जाता है। K2SO4 Al2 इंटू SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। बहुत बार यही फॉर्मूला आपको इस फॉर्म में भी लिखा हुआ मिलेगा कि SO4 का होल ट्वाइस Al इंटू 12H2O। एक्चुअल में क्या किया गया सर, 2 को कॉमन लेकर लेफ्ट से कर दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। इसका रासायनिक नाम होता है पोटास एलम, पोटास एलम। फिटकरी के बहुत फायदे हैं, फिटकरी के बहुत फायदे हैं। उन फायदे को आपको जानना है तो उसके ऊपर मैं एक अलग सेपरेट वीडियो कर दूंगा। अभी केवल फिटकरी का आप नाम जानिए। इसी प्रकार से होता है, अलग अलग कंपाउंड्स में आते हैं, जैसे हरा थोथा, नीला थोथा, सफेद थोथा, देखिए आयरन का जो सल्फेट है FeSO4, इसमें 5 अणु रवा जल उपस्थित रहता है और इसे हरा थोथा कहते हैं। कॉपर का सल्फेट CuSO4, इसमें 7 अणु रवा जल उपस्थित रहता है, इसे नीला थोथा कहते हैं। जिंक का ZnSO4 और इसमें भी 7 अणु रवा जल उपस्थित होता है, इसे सफ़ेद थोथा कहते हैं। तो निश्चित रूप से आपको रवा जल का सिचुएशन समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि भाई क्वेश्चन क्या आ जाए, क्वेश्चन आ जाए बॉक्साइट में कितना अणु रवा जल उपस्थित होता है। तो दोस्तों बॉक्साइट में 2 अणु रवा जल उपस्थित होता है। फिटकरी में कितना अणु रवा जल उपस्थित होता है, 24 अणु रवा जल उपस्थित होता है। अच्छा क्या 12 बोल सकते हैं। देखिए ये जो फॉर्मूला है ये अणुसूत्र नहीं बल्कि इंपेरिकल फॉर्मूला EF में चला जाएगा। तो इसे इंपेरिकल फॉर्मूला के तौर पर देखिए, अणुसूत्र के तौर पर नहीं देखिए। तो कभी भी 12 नहीं बोलना है, 24 बोलना है। हरा थोथा की बात करें तो हरा थोथा 5 अणु रवा जल के साथ होता है, नीला थोथा 7 अणु रवा जल के साथ होता है और सफ़ेद थोथा भी 7 अणु रवा जल के साथ उपस्थित रहा करता है। तो निश्चित रूप से यहाँ तक की चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे के सिचुएशंस को समझने का प्रयास करते हैं। अब अनुभार का सारा स्थिति आपको पता चल चुका है, तो अनुभार के बाद बारी है प्रतिशत की ओर कि भाई प्रतिशत हम आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक बार अब प्रतिशत से रिलेटेड चीज़ें भी पढ़ लिया जाए, जान लिया जाए कि परसेंटेज का गणना कैसे कैसे हो सकता है। तो जरा देखिए प्रतिशत की ओर चलते हैं। तो अगला टॉपिक होगा हम आप लोगों का प्रतिशत, प्रतिशत परसेंटेज कि दोस्तों परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए किसी पदार्थ के अनुभार को 100 भागों में बांट दीजिए और उस 100 भागों में जिस तत्व का जितना हिस्सेदारी होगा वह उस तत्व का प्रतिशत मात्रा कहलाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं किसी यौगिक के प्रति 100 भाग, प्रति 100 भाग द्रव्यमान में उपस्थित अवयवी तत्वों के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत
अवयवी तत्वों के द्रव्यमान को उस तत्व का प्रतिशत मात्रा कहते हैं, उस तत्व का प्रतिशत मात्रा कहते हैं। अर्थात प्रतिशत तत्व बराबर तत्व का भार, तत्व का भार बटा यौगिक का अनुभार, यौगिक का अनुभार गुना 100। चूंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100 से गुना करना बनता है। अब इस फॉर्मूला के ऊपर हम आप लोग परसेंटेज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है। और इस पर क्वेश्चन यदि हम देखें, जैसे मानिए कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया, बहुत सिंपल सा, शुरुआत फिर हम मीथेन से ही करते हैं, मीथेन CH4। तो इसमें कहेगा कि कार्बन और हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा कैलकुलेट करें। तो सबसे पहला काम है कि आप अनुभार कैलकुलेट करिए। तो अनुभार WT जैसे निकालोगे सर, कार्बन एगो है 12 हो गया, हाइड्रोजन 4 गो है, तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन का 4, टोटल मिलाकर हो गया 16 ग्राम प्रति मोल। अब इसमें हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है, प्रतिशत कार्बन। देखिए जिसका परसेंटेज आप कैलकुलेट करना चाहते हैं उसका भार लीजिए। तो कार्बन का भार इसमें कितना है 12 बटा यौगिक का अनुभार, यौगिक का अनुभार कितना आया 16 गुना कितना दोस्तों 100 ना। अब इस वैल्यू को आसानी से हमें सॉल्व कर देना है, कट कर देना है। 4 तिया 12, 4 चौका 16, 25 चौका 100, तो 25 तिया कितना प्रतिशत हो गया 75%। चलिए इसी कंडीशंस में दूसरे तत्व की ओर चलते हैं। दूसरा तत्व आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यौगिक में 2 ही तत्व है, एक तत्व 75% हो गया तो दूसरा 100 माइनस 75 25 हो जाएगा। लेकिन बाय प्रोसेस अगर निकालना चाहें तो कार्बन के अलावा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का भार 4 है, कार्बन और हाइड्रोजन वाले यौगिक का अनुभार 16 है, गुना कितना 100, 4 से कट जाएगा, 4 चौका 16, 25 चौका 100। तो देख लीजिए सर, दोनों को जोड़ने पर फिर से कितना आ गया 25% आ गया। इस प्रकार से आप किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों का प्रतिशत मात्रा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए एक आध एग्जांपल्स और देखते हैं जिसमें मोर देन 2 एलिमेंट्स अवेलेबल हो, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। जैसे मानिए कि हमने दूसरा एग्जांपल ले लिया। दूसरा एग्जांपल हम क्या लेते हैं सर, ग्लूकोज C6H12O6। ये क्या है, ये है ग्लूकोज। इस ग्लूकोज में हमें तीनों तत्वों का प्रतिशत मात्रा कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों करना है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मात्रा दिया है उस मात्रा से इसका अनुभार कैलकुलेट कर दें। कार्बन 6 गो है, एक कार्बन का 12, तो 12 का कितना 72 हो गया। हाइड्रोजन 12 गो है, एक हाइड्रोजन का 1, तो प्लस 12 हो गया। ऑक्सीजन 16 है, 6 है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो 16 का 96। टोटल आप ऐड कर लीजिए ना सर, तो हो गया 180 ग्राम प्रति मोल, ऐसा हो चुका है। अब इसमें हमें प्रतिशत कार्बन निकालना है। तो कार्बन का प्रतिशत यदि निकालना चाहते हैं तो कार्बन का भार 72 बटा यौगिक का अनुभार 180 गुना कितना 100, 0 0 खत्म, 18 चौका 72। तो दोस्तों ये कितना प्रतिशत हो गया 40% हो चुका है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हाइड्रोजन की ओर। हाइड्रोजन का भार इसमें 12 है बटा 180 गुना 100, 1 0 1 0 खत्म, 6 दूना 12, 6 3 18। तो आप देखिए यहाँ बन रहा है 20/3, मतलब 6.67। तो हम इसको लिख सकते हैं 6.67%, ये आ चुका है। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु भार इसमें 96 है और बटा, यानी टोटल 6 ऑक्सीजन है तो 16 का 96 हो गया बटा 180 गुना कितना
100। सर 0 0 कैंसिल हो गया। अब जो कुछ भी कट सकता है उससे हम कट कुट कर लेंगे। तो देखिए इसको अगर काटिएगा तो काटने के बाद अगर 2 से काट लेते हैं तो ये 9 हो जाएगा, और 2 से काट लीजिए तो ये 48 हो जाएगा। तो O इज इक्वल टू 480 बटा कितना 9। अब 9 पचे 45, 9 पचे 45, 3 उतर गया 30, 9 चौक 36 नहीं लगेगा, 9 तिया 27 दशमलव डाल दीजिए, फिर 3, 9 तिया 27 चलते रहेगा सर, ऐसा करके हो गया। तो आप किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों का प्रतिशत अमाउंट इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, और जितने भी तत्व होंगे सबको जोड़ कर देख लेंगे। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर टेस्ट कर रहा हूँ, जांच कर रहा हूँ, इसका टेस्ट रिजल्ट क्या निकलने वाला है। प्रतिशत कार्बन, प्रतिशत हाइड्रोजन और प्रतिशत ऑक्सीजन। प्रतिशत कार्बन की बात करें तो ये 40 है, ये 6.67 है, और ये 53.33 है। सर 7 3 0 ना 10 का 0, 6 3 9 10 0, 6 3 9 10 0, 5 4 9 1 10। तो बिल्कुल 100% पूरा होता है। कभी कभार ये 100% पूरा नहीं होगा, जैसे कि मैंने यहाँ सिग्निफिकेंट यूज किया है, ये एक्चुअल में 6.66 था। तो ऐसे कंडीशंस में आप जोड़ लेते तो 99.99% तक आता। यदि आप 99.9% तक भी पहुंच पाते हैं तो आपका आंसर 100% सही है दोस्तों। अब चलिए इसी कड़ी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। अब बारी है क्वेश्चन आंसर का, कि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम आप कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला टर्म्स यहाँ पर दिया हुआ है, भारी जल का अनुभार क्या होता है। भाई जल का अगर अनुभार कहता तो जल का सूत्र होता है H2O, तो इसका अनुभार हम कैलकुलेट कर देते W। हाइड्रोजन 2 गो है तो 2, ऑक्सीजन 1 गो है तो 16, 18 ग्राम प्रति मोल। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन है भारी जल। भारी जल का सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम। देखिए दोस्तों हाइड्रोजन 3 तरह का होता है, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो प्रोटियम P11 या H11, D12, T13। तो ये ड्यूटेरियम वाला है, भारी जल है। ड्यूटेरियम का परमाणु भार 2 हो जाता है। तो अब आसानी से आप इसका अनुभार कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 गुना 2 प्लस 16। तो दोस्तों 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 20। ये हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है। इसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, यूरिया में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत मात्रा पाया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यूरिया का अनुभार कैलकुलेट करना होगा, और यूरिया के अनुभार में नाइट्रोजन का परसेंटेज अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए आसानी से इसको देखते हैं, सीखते हैं। टर्म क्या है यूरिया, हमारे पास कंपाउंड क्या है NH2CONH2। हालांकि एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन आया था और इसके बेसिस पे हम आप लोग काम भी किए थे। तो सबसे पहले इसका अनुभार कैलकुलेट करेंगे। नाइट्रोजन 2 गो है, 14 दूना कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। हाइड्रोजन 4 गो है तो 4, कार्बन 1 गो है 12, ऑक्सीजन 1 गो है 16। टोटल जोड़ देंगे तो टोटल जोड़ने के बाद ये आ जाता है 60 ग्राम प्रति मोल। अब चूंकि प्रतिशत नाइट्रोजन पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करेंगे। नाइट्रोजन का परमाणु भार इसमें आ चुका है 28, चूँकि 2 गो नाइट्रोजन है। यौगिक का अनुभार आ चुका है 60 गुना 100। अब कट कर लीजिए दोस्तों, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से कट कर लीजिए 14 हो जाएगा, 2 से कट कर लीजिए 3 हो जाएगा। तो 140 बटा 3। अब 140 में 3 से भाग दे लीजिए तो आपका कैलकुलेशन आ जाएगा 46.66%। ऐसा जो ऑप्शन है उसको हम टिक कर देंगे। इसके नियरेस्ट में बी नंबर ऑप्शन है, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, मीथेन में कितना प्रतिशत कार्बन पाया जाता है। अभी पीछे एग्जाम्पल में क्वेश्चन भी आया था, तो यहाँ हम टिक कर लेंगे। मीथेन में 75% कार्बन होता है, 25% हाइड्रोजन होता है। आपने कैलकुलेट भी किया था ना। वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन पाया जाता है। हम आप लोग जिस वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ये एनालिटिकल रूप से कैलकुलेट होता है।
निम्न में किस में कार्बन का प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ूंगा, क्योंकि इसी से पता चल पाएगा कि आप कितना सीख पाए हैं और कितना नहीं सीख पाए हैं। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है और ग्लूकोज है। इसमें हमें कार्बन का प्रतिशत मात्रा कैलकुलेट करना है। तो इजी वे में इसके अंदर हम आप लोग कार्बन का प्रतिशत मात्रा कैलकुलेट कर लेंगे। सभी क्वेश्चंस पे काम करना होगा, चारों ऑप्शन पर काम करना होगा। चारों ऑप्शन पर काम करेंगे तो ही आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और आगे तक चल के समझने का प्रयास करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है सर? अगला क्वेश्चन है, भाई कहाँ जा रहा है, चलो इधर चलो। अगला क्वेश्चन है, फिटकरी में कितना अणु रवा जल होता है? फिटकरी में कितना अणु रवा जल होता है? तो फिटकरी का सूत्र क्या था? फिटकरी का सूत्र था K2SO4 Al2SO4 का होल थराइस इंटू 24H2O। तो दोस्तों इसमें 24 अणु रवा जल है। कितना अणु रवा जल है? 24 अणु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिक के प्रत्येक तत्व का प्रतिशत मात्रा कैलकुलेट करिए। ये आपके लिए है, आप जो आज सीखे हैं उस पर क्वेश्चन है, आप ट्राई करके देखेंगे। यदि क्वेश्चन बन रहा है तो इस टॉपिक को आप सीख चुके हैं, नहीं बन रहा है तो सबसे पहले आप 1 से 20 तक सभी तत्वों का परमाणु भार कैलकुलेट करिए और ये याद करिए, और याद कर लेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में रवा जल का प्रतिशत मात्रा कैलकुलेट करें। ये मैं आपको एक बताता हूँ कि रवा जल का प्रतिशत मात्रा कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है जिप्सम। तो इस जिप्सम का अनुभार हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैल्शियम एगो है 20 दूना 40, यानी कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है। सल्फर एगो है 32, ऑक्सीजन 16 चौका 64। अब आते हैं यौगिक के ऊपर। यौगिक हमारे पास यहाँ पर इसमें एक्स्ट्रा जल है, रवा जल है, और जल का अनुभार हम आप लोगों ने कई बार कैलकुलेट किया कि जल का अनुभार कितना आता है? 18। चूँकि 2 गो जल है तो 18 दूना 36, यहाँ 5 जल है तो 18 पच्चे 90। जितना जल होगा उतना को 18 से गुना करके रख देंगे हम। अब देखिए इन सभी चीज़ों को जोड़ लीजिए। इन सभी चीज़ों को जब ऐड करिएगा तो ये टोटल आ जाएगा सर 172 ग्राम प्रति मोल। अब इसमें पूछा जा रहा है कि प्रतिशत रवा जल, प्रतिशत H2O का परसेंटेज अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? ध्यान से समझिए। जल का हो गया 36, जल 36, यौगिक है 172 गुना 100। हमें उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से इसे सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके पता कर पाएंगे कि किसी भी यौगिक में रवा जल का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो निश्चित रूप से यहाँ तक के चीज़ों को अच्छा से समझ चुके होंगे, अच्छा से सीख चुके होंगे। अब बारी है इस पर प्रैक्टिस करने के लिए। तो प्रैक्टिस करिए, 8 और 9 नंबर क्वेश्चन और पीछे एक 6 नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और चीज़ें सीखिए, समझिए। जहाँ डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं आपका सहायता कर पाऊँ।